हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 10 कक्षा 11वीं के इतिहास का, जिसका नाम है जी मूल निवासियों का विस्थापन। और आज हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता ही है कि जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं तो इसका मतलब ये है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा ना इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे के सारे इसी पीडीएफ के अंदर मिलेंगे आपको। ठीक है जी। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो शुरू कर देते हैं। एक बात और यार, जैसे ये आपको पार्ट 10 दिख रहा है, ऐसे मैं सारे के सारे पार्ट के चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए एग्जाम में, फुल मार्क्स चाहिए एग्जाम में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है। ठीक है, प्लेलिस्ट की वीडियो होगी, मैं दिखा देता हूँ। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट, जैसे लेखन कला और शहरी जीवन से स्टार्ट है, और सारे के सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड है। एक भी वीडियो मिस नहीं करनी, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। ठीक है, आप फास्ट करके देख सकते हो वीडियो, बट मिस नहीं करना एक भी क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी। अब वैसे एक क्वेश्चन क्वेश्चन है, बट डोंट वरी, आंसर भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा इंतजाम कर रखा है मैंने आपके लिए। अब आ जाते हैं जी हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के मूल लोगों के जीवन शैली पर चर्चा करें, यानी उत्तरी अमेरिका के जो मूल लोग थे ना, उसके बारे में बताना है। मैं आपको बता दूं, आज है ना, जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, वहां पर जो लोग रहते हैं ना, वो एक्चुअल में रियल अमेरिकन नहीं है। वो कौन है पता है? वो है यूरोपियन। हुआ क्या था कि यूरोप के कुछ लोग हैं ना, अमेरिका के अंदर आए थे। ठीक है, अमेरिका के अंदर आए थे, पहले अमेरिका में कोई और लोग रहते थे। ठीक है, आदिवासी टाइप थे वो लोग। तो यूरोपीय लोग आए और उनको उनकी जगह से हटा दिया और खुद यहाँ पर रहने लग गए। ठीक है, अब जो यहाँ पर पुराने अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में जो पुराने लोग रहा करते थे, उनकी जीवन शैली के बारे में बताना है। तो ये रही जो उनकी जीवन शैली क्या है। पहला है कि नदी घाटी के साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे। तो यानी जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे ना, वो नदी घाटी के पास गांव में समूह बनाकर रहते थे। सेकंड, मछली और मांस वगैरह खाते थे, सब्जी और मकई वगैरह उगाते थे ये लोग। ठीक है, और आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं करते थे। अगर जितना फैमिली को चाहिए ना अनाज, या जितना मतलब उनको मीट चाहिए खाने के लिए, उतने ही जानवरों को मारते थे और उतनी ही फसल उगाते थे। ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब वेस्ट नहीं करते थे, या ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं करते थे वो। नेक्स्ट पॉइंट है कि 17वीं शताब्दी से घुड़सवारी शुरू की, जिससे जंगली भैंस और बाइसन हो गया का शिकार आसान हुआ। मतलब उन्होंने 17वीं शताब्दी में घुड़सवारी वगैरह शुरू कर दी थी, हमारे जो अमेरिका के मूल निवासी थे उत्तरी अमेरिका के, और जिससे थोड़ा बाइसन एक होता है, बैल जैसा ही होता है, उसका शिकार करना थोड़ा सा ईजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज़मीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था, और संतोषी व्यक्ति थे। मतलब बहुत शांत थे वो व्यक्ति, और है ना, ज़मीन के लिए एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते थे। ठीक है, आज तो देखो आपके मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है ना, हमारी भी होती है, बट समझ गए ना। बट वहाँ पर उस समय ऐसा नहीं था, कोई भी किसी भी ज़मीन पे जाके खेती कर लेता, किसी को भी कोई बुरा नहीं लगता था। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी के साथ बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, औपचारिक संबंध एवं दोस्ताना पूर्ण व्यवहार था उनका। उपहारों के आदान प्रदान पर विश्वास रखते थे, चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, मतलब बढ़िया व्यक्ति थे, है ना। नेक्स्ट है, कुशल कारीगर थे, खूबसूरत कपड़े बुनते थे। ये थे हमारे अमेरिका के मूल निवासियों की कुछ विशेषता। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारी, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय जो व्यापारी के साथ उत्तरी अमेरिका के स्थानीय निवासियों ने कैसा व्यवहार किया। जैसे मैंने बताया कि यूरोप के लोग जो है ना, वो आए थे हमारे अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर। तो क्वेश्चन यही है कि जब यूरोप के लोग उत्तरी अमेरिका आए, तो उत्तरी अमेरिका के लोगों ने क्या किया? गुस्सा किया, उनके साथ बहुत अच्छे से बात करी या बहुत खराब बात करी? वैसे तो अच्छा व्यवहार किया था, और उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये राजी, स्थानीय निवासियों का व्यवहार कैसा था। तो 17वीं शताब्दी में जब 2 महीने की कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारी को यह देखकर सुकून मिला कि वहाँ के स्थानीय लोग का व्यवहार बहुत ही दोस्ताना और गर्मजोशी से भरा हुआ है। वो बड़ा खुश हुए। यूरोपीय लोग जब आए ना अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर, उनको लगा यार तो गुस्सा होंगे, भाला वाला मार देंगे, बट बहुत प्यार से उन्होंने उनको वो किया, ट्रीट किया। ठीक है, स्थानीय लोगों की मदद भी करी। कैसे? देखो, दक्षिणी अफ्रीका में गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहाँ की सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, वह लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिसमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली। इसका मतलब है वो सोना लेने आए थे। ठीक है, हमारे जो लोग थे, और उन्होंने खाल के लिए, है ना, और मछली वगैरह के लिए उनसे सोने वगैरह का दान प्रदान करना शुरू कर दिया था। और देखो, और बहुत ही प्यार से उनकी हेल्प भी कर रहे थे, वो यूरोपीय लोगों की हेल्प कर रहे थे वहाँ के स्थानीय निवासी। नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय करना। आपको पता ही है, स्थानीय उत्पाद के बदले यूरोपीय लोगों के बाशिंदे को वो कम्बल वगैरह, लोहे के बर्तन, बंदूक वगैरह, शराब वगैरह देते थे। यानी जो यूरोपीय लोग थे ना,
उन्होंने शराब वगैरह देना शुरू कर दिया, उनसे कुछ स्थानीय चीज़ें लेते थे और उसकी जगह उनको शराब, कंबल, बंदूकें, है ना, लोहे के बर्तन, ये सारी की सारी चीज़ें देते थे। और इसी की वजह से एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई? शराब की लत। यूरोपीय लोगों द्वारा शराब की लत लगवाना। वहाँ के स्थानीय लोग को यूरोपीय लोगों ने शराब की लत की आदत लगवा दी थी, तो स्थानीय लोग ने बदले में उन्हें तंबाकू से अवगत कराया और इसकी आदत दी। इसका मतलब है कि यूरोपीय लोगों ने, जो हमारे वहाँ के लोग थे, मूल निवासी थे, उनको शराब की लत लगा दी और उल्टा हुआ। और यानी जो हमारे मूल निवासी थे उन्होंने यूरोपियन को तंबाकू की लत लगा दी। मूल निवासी जल्दी ही शराब की आदत का शिकार हो गए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम, क्योंकि इतनी आदत हो गई उन्हें। तो क्या होता था, 1 किलो मतलब 1 लीटर शराब की जगह उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मंगवा लेते थे, और क्योंकि लत लग गई उनको तो फिर वो देने के लिए मजबूर हो जाते थे, है ना। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास के इतिहास का वर्णन करते हुए वहाँ के मूल निवासियों की विशेषता बताइए। अब हमने उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। या तो उत्तरी अमेरिका आपके एग्जाम में या ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के मूल निवासी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही मूल निवासी है। ठीक है, चलो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अब जान लेते हैं। तो आ जाते हैं जी हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये रहा जी। तो क्या पूछा था? इतिहास के बारे में, मानव इतिहास के बारे में पूछा था। तो ये बता रखा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी मानव विकास का इतिहास लंबा है, मतलब बहुत टाइम पहले से ऑस्ट्रेलिया में लोग रहा करते थे। शुरुआती मनुष्य या आदि मानव, जिन्हें क्या कहा जाता था? एबोरिजिनिस कहते थे, ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे। मतलब बोला जाता है कि 40,000 साल पहले यहाँ पर मानव आना शुरू हुए थे। मूल निवासी का निवास स्थान, वह ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के पास में एक न्यू गिनी आइलैंड है, वहाँ से माना जाता है कि मूल निवासी सबसे पहले 40,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए थे। मूल निवासियों ने अपनी परंपरा के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में अपनी परंपराओं के हिसाब से वह ऑस्ट्रेलिया नहीं आए थे, बल्कि हमेशा से ही यहीं थे। बोला जाता है कि कहीं बाहर से नहीं, न्यू गिनी का आइलैंड बहुत ही पास पड़ता है, तो वो ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से है। जैसे आपको पता है कि जो यूरोपीय लोग हैं वो अमेरिका में बाहर से आए थे, बट ये जो लोग थे ना, बहुत ही पास में, या कह सकते हो आप ऑस्ट्रेलिया के ही मूल निवासी थे, जो यहाँ के पास में न्यू गिनी के आइलैंड में रहा करते थे और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ गए। आरंभ में मूल निवासियों के साथ व्यवहार। तो आरंभ में ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी के साथ दोस्ताना व्यवहार था, परंतु ये उनका बता रखा है, जो यूरोपीय लोग थे ना, ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया गए थे। यूरोपीय लोग अमेरिका भी गए थे और ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। अब हम देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया जब वो गए थे तो अमेरिका के मूल निवासी का तो बहुत प्यारा व्यवहार था, और अब हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों का क्या व्यवहार था। आरंभ में ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के साथ दोस्ताना व्यवहार था, परंतु हवाई में कैप्टन कुर्क की हत्या के बाद ब्रिटिशरों का रवैया जो था वो पूरी तरह उलट गया। तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप में जो कंट्री है ब्रिटेन, वो गए थे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और वो जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पर एक ऑफिसर था जिसका नाम था कैप्टन कुक, याद रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है। उसकी हत्या कर दी थी मूल निवासियों ने किसी वजह से, और इस वजह से जो ब्रिटिशर थे उनको लगा यार ये तो लोग बहुत खराब है, और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। इस घटना का इस्तेमाल औपनिवेशिक ताकतों द्वारा अपने हिंसक और अत्याचारपूर्ण व्यवहार के औचित्य का साबित करने के लिए किया। उन्होंने देखा, देखो हम सिर्फ अब हम करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने हमारे कैप्टन कुक को मार दिया, अब हम आपको मारेंगे। तो उन्होंने अपनी, मतलब एक तरह से कब्जा करने का वो सोच लिया था, है ना। तो बस वो बहाना ढूंढ रहे थे। भाषाएं, तो माना जाता है कि हर समुदाय की अपनी अपनी भाषा थी, और 100 से ज़्यादा भाषाएं जो है आज भी बोली जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि दास तथा मूल निवासियों की विशेषता। मूल निवासी ऐसे सख्त हालात में खेती में काम करते थे कि उसका दास प्रथा से अंतर बहुत कम था। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटेन के वो जो आए थे ना, लोग बाहर से आए थे, वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों से दास की तरह काम करवाते थे। ये बात लिखी हुई है। किससे काम करवाते थे? मूल निवासियों से दास की तरह काम करवाते थे ब्रिटेन के। ठीक है जी। अच्छा, तो मतलब हम हमें ही नहीं, पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था ब्रिटिश लोगों ने। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है, और गोल्ड रश के कारण अमेरिका के जो उद्योग थे उनमें वृद्धि किस प्रकार हुई। वैसे गोल्ड रश का नाम तो आपने सुना होगा, गोल्ड रश, गोल्ड को ढूंढना। एल्डोराडो का नाम भी सुना होगा मेरे ख्याल आपने। फिर चलो आज जाते हैं, पहले गोल्ड रश समझा देता हूँ आपको क्या क्या। बड़ा सिंपल टॉपिक है, और एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने की कुछ चिन्ह मिले।
1840 में लगा कि हाँ यहाँ सोना मिलेगा कैलिफोर्निया में। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया और उसके बाद लोग सारे लग गए सोना ढूंढने के लिए। यह उस आपाधापी का नाम था जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। वो कहते देखो जी यहाँ पर तो सोना है, चलो चलते हैं हम अमेरिका चलेंगे। यस और नो? इसी को हम गोल्ड रश कहा करते हैं। चलो बाकी हम नीचे अभी पढ़ेंगे, बट एक छोटी सी बात बतानी है आपको। पहली बात तो ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स करके, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए वीडियो देखना। एंड एक और बात यार, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है एंड आई होप अच्छी लग रही हो, तो हमारी फीस भरना मत भूलना। फीस क्या है? फीस है जी एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। तो बिना फीस के पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो अच्छी बात नहीं है। फीस अपनी टाइम पे करो, ठीक है। चलो आई होप आपने फीस अपनी पे कर दी। और दूसरी बात है यार कि हमारा भी एक दूसरे भी चैनल है, जैसे कि मेन पॉइंट स्टडी, तो आपको पता ही है। मेन पॉइंट स्टडी के अलावा एक मेन पॉइंट टेक है। बेसिकली मैं इस पर अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है, फ़ोन से एनिमेशन वीडियो बना के, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करके कैसे अर्न कर सकता है, दूसरे की वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकता है, वेबसाइट कैसे बना सकता है, वेबसाइट पे जो नोट्स वगैरह, मतलब वेबसाइट से कितनी अर्निंग। अच्छा वेबसाइट से एक बात याद आई, हमने भी एक मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट बना रखी है www.mainpointstudy.in। क्लास 12 के नोट्स जो हैं, जब आप क्लास 12 में आ जाओगे तो वहीं पर मिलेंगे। तभी मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम क्लास 12 में भी साथ रहने वाले हैं, ठीक है। जन्मों जन्मों का साथ तो नहीं है, बट कम से कम 1 साल का और हमारा साथ है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब गोल्ड रश के कारण, क्वेश्चन यही था ना, गोल्ड रश के कारण अमेरिका में उद्योग की वृद्धि कैसे हुई। सबसे पहले तो रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। गोल्ड रश के कारण पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, है ना भाई। अब अलग अलग जगह जाना था लोगों को कि जी यहाँ भी हो सकता है सोना, यहाँ भी, है ना। नेक्स्ट है कि चीनी श्रमिकों की नियुक्ति, हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की नियुक्ति की गई। बाहर से उनको चाइना से बुलाया गया और काम करवाया गया, और बहुत बुरी हालत में काम करवाया गया था उनसे। मैंने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी तब मेरे को पता चला भाई बहुत ही गलत किया इनके साथ, चीनी लोगों के साथ। नेक्स्ट है कारखानों में वृद्धि। रेलवे के साथ सामान बनाने के लिए उद्योग विकसित हुए, क्योंकि बड़ी मात्रा में रेलवे द्वारा लोग अमेरिका में आ रहे थे, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, रेलवे बनाने के लिए आपको लोहा इस्पात और भी उद्योग वगैरह चाहिए, तो वो भी विकसित होने लगे बड़ी मात्रा में, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। यंत्रों का उत्पादन, बड़े पैमाने पर कृषि करने के लिए यंत्र का उत्पादन भी प्रारंभ हुआ। अब जब बहुत सारे लोग यूरोप से अमेरिका आएंगे तो कुछ खाएंगे भी, तो खेती भी तो करेंगे, तो अलग अलग उनका भी जो उपकरण थे उनका भी उत्पादन होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कृषि भूमि को का छिनना, यानी कृषि भूमि का छिनना क्या, छोटे खेतीहर बड़े किसानों के हाथों में अपनी ज़मीन से वंचित होकर कारखानों में नौकरी की ओर मुड़ गए। जो छोटे छोटे किसान थे, है ना, वो इतना कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने अब बड़े किसानों को अपनी ज़मीन दी और वो भी नौकरी पे लग गए। तो इस वजह से भी अब बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब वगैरह चाहिए थी, तो इसलिए फैक्ट्री वगैरह और ज़्यादा खुलने लग गई, तो ये भी उद्योगों में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है कि औद्योगिक नगरों का विकास होने लगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, कनाडा में, दोनों ही जगह पर औद्योगिक नगर वगैरह विकसित होने लगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा उद्योगों में वृद्धि होने लगी। और नेक्स्ट है खेतीहर का विस्तार। बड़े पैमाने पर खेती का भी विस्तार हुआ, जिससे उद्योगों को कच्चा माल जो है वो अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ, है ना। अब कैसे, वही मैंने आपको बताई दिया, जब बहुत सारे लोग आ गए तो खाना भी उनके लिए उगाना था। अब खाना उगाया, मान लो गन्ना उगाया, है ना, तो गन्ना फैक्ट्री में भेजा गया चीनी बनाने के लिए, तो चीनी का प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो ऐसे ही ये जो है वो चलती रही, यानी गोल्ड रश के कारण पूरा औद्योगिक विकास हुआ हमारे अमेरिका का। चलो जी नेक्स्ट वाले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी के लोग के इतिहास को इतिहास की किताबों से बाहर क्यों रखा गया। मैं आपको बता दूं कि 1970 से पहले, है ना, ऑस्ट्रेलिया की बुक के अंदर, है ना, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया था, ठीक है। चलो अब इसकी वजह क्या है, वो वजह हम देखने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की थी, लेकिन जब मूल निवासी ने उनकी हत्या कर दी, तो हवाई एक जगह है अमेरिका के पास ही है, तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तब ब्रिटिशरों का, मतलब हवाई में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं करी थी, हवाई में करी थी उनकी हत्या मूल निवासियों ने। तब ब्रिटिश का रवैया मूल निवासियों के प्रति उलट गया, बहुत बुरा हो गया, और उन्हें लगा भाई इनका क्या इतिहास लिखे, तो गलत लोग हैं, है ना। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट से लगने वाला हिस्सा ही उस समय आबाद था, क्योंकि इसके आंतरिक भाग शुष्क मरुस्थल है। आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का है ना, बीच वाला पार्ट जो है ना,
वो रेगिस्तान है, साइड साइड में कुछ कुछ जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं, इसलिए आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इंडिया से कंपेयर कर लेना, पागल हो जाओगे, इतनी कम है। आपको लगेगा यार इतने बड़े उसमें महाद्वीप में लोग ही नहीं रहते क्या, बहुत कम लोग रहते हैं। हम देखना पॉपुलेशन, जब यूरोपीय आबादकारों ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को वहाँ से खदेड़ने का प्रयत्न किया तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, तो जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो फिर उन्होंने इग्नोर करना, उनके इतिहास को इग्नोर करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर शुरुआती आबादकार इंग्लैंड के निवासित होकर आए थे, मतलब इंग्लैंड से आए थे। उनके कारावास पूरा होने पर ब्रिटेन वापस ना लौटने की शर्त पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ये भी बात मैं आपको बता दूं, पता है शर्त क्या थी? एक्चुअली ब्रिटेन है ना कैसे यूज़ कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, जानते हो? वो ऑस्ट्रेलिया को यूज़ कर रहा था एज अ जेल, परमानेंट जेल। कैसे? वो कहता था अगर किसी को सज़ा मिली हुई है, ब्रिटेन में किसी को सज़ा मिली है उम्र कैद, पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगा। वैसे तो उम्र कैद का मतलब पूरी ज़िंदगी नहीं होता जेल में रहना, बट फिर भी लेट्स अज्यूम, तो उसे यहाँ उसे बोला जाता था यहाँ तो जेल में रहो पूरी ज़िंदगी, यहाँ आप क्या करो कि ब्रिटेन छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले जाओ और वहाँ से कभी आना मत। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है। लौटने की शर्त पे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाज़त दे दी। अपने क्षेत्र से इतने भिन्न इस इलाके में किसी भी तरह के सहारे के बगैर जीवन यापन करने के लिए उन्होंने खेती की और ज़मीन वगैरह के मूल निवासियों को निकाल बाहर फेंकने में झिझक नहीं दिखाई। और जब झिझक नहीं दिखाई उन्होंने, मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्रिमिनल तो थे ही वो, है ना? अब जब उम्र कैद वगैरह हुई है तो कुछ कांड तो करा होगा उन्होंने, तो फिर उन्होंने भी कहीं ना कहीं इग्नोर करना शुरू कर दिया ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी के इतिहास को। इन परिस्थितियों में कौन सा यूरोप निवासी विरोधी जनों के विषय में लिखेगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है। अब खुद के बारे में कोई गलत क्यों लिखेगा? ये सारी की सारी चीज़ें थी, ये सारा का सारा विरोध था, है ना, यूरोपीय और ऑस्ट्रेलियाई के बीच। और लिखने वाले, आपको पता है मूल निवासी को पढ़ना लिखना इतना नहीं आता था, पढ़ना लिखना सिर्फ ये यूरोपीय निवासी को आता था, तो वो अपने बारे में क्यों लिखेंगे? आपने कभी देखा है, मतलब 1947 से पहले ब्रिटिश सरकार क्या इंडिया के बारे में अच्छा और अपनी सरकार के बारे में गलत लिख रही थी या नहीं लिख रही थी ना? वैसे ही यहाँ का केस है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दास प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं और ये कैसे समाप्त किया गया, चर्चा करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट आ जाते हैं। सबसे पहले तो किस कहाँ की बात हो रही है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ठीक है, चलो। अफ्रीका दास को खरीदना, अच्छा होता क्या था वो मैं बताता हूँ आपको। ये शायद आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। ये हमारा यूरोप, ये है जी अफ्रीका, ये है अमेरिका। ये होता क्या था, ये यूरोप के लोग पहले जाते थे अफ्रीका, शिप में बहुत सारे अफ्रीकन लोगों को भर लेते थे और उनको अमेरिका छोड़ देते थे, कहते जी खेती करो। ठीक है, ये सिस्टम हुआ करता था और बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करते थे। बात यह है कि यूरोप के जो लोग थे ना वो जाना नहीं चाहते थे अमेरिका में खेती करने के लिए, इसलिए उन्होंने अफ्रीका से जो स्लेव्स हैं या मैं कहूँ जो दास है उनको खरीद कर ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में छोड़ दिया। ठीक है, आप पढ़ते हैं इसे। दास बनाए गए मूल निवासियों की मौत होने के कारण अफ्रीका दासों को खरीदा गया। जैसे मैंने बताया, अफ्रीका के दासों को खरीदा गया। दास प्रथा विरोधी समूह के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर रोक लगा दी गई, लेकिन जो अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में थे वह और उनके बच्चे दास ही बने रहे। मतलब एक टाइम आने पर जो मतलब जब लगा वहाँ के लोगों को, नॉर्मल लोगों को लगा कि ये जो दास प्रथा है ये तो गलत है, हम तो अफ्रीका से लोगों को खरीद के अमेरिका में भेज रहे हैं, तो कितनी गलत बात है और बुरा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, तो बंद तो हो गया सिस्टम। बट दिक्कत ये थी कि जो बन चुके थे दास ना, उनके साथ बुरा हो गया और उनके बच्चों को भी दास ही बनाया गया, है ना? दास प्रथा का विरोध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में के उत्तरी राज्यों ने, जहां अर्थतंत्र बागानों पर टिका हुआ नहीं था, दास को खत्म करने के पक्ष में दलील दी और एक अमान्य प्रथा बताया। मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो उत्तरी भाग था ना, जहां पर किसानी नहीं होती थी, जहां पर किसानों से इतना टिकी हुई नहीं थी अर्थव्यवस्था, तो उन्होंने बोला दास प्रथा बंद कर दो। क्यों? क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं था उसमें। उन्होंने बोला कि हाँ जी बंद कर दो, हमें क्या लेना देना, दास प्रथा तो गलत बात है ना? तो ये हुआ। उसके बाद युद्ध और दास प्रथा और विरोधियों की जीत हुई और 1861 और 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच में युद्ध हुआ। कुछ बोल रहे थे कि भाई मत करो, कुछ बोल रहे थे खत्म कर दो। अब जिनके बागान थे, जिन पे वो दास की तरह काम करते थे, उन्होंने तो बोला नहीं, चलने रहने तो दास प्रथा। और जो दूसरे नॉर्मल लोग थे उन्होंने कहा जी दास प्रथा बंद करो। ठीक है,
दास था, विरोधियों की जीत हुई। विरोधियों कौन? जो दास प्रथा के फेवर में थे ना, जो मानते थे कि दास प्रथा सही है, उनकी जीत हुई। ठीक है। बाद में दास प्रथा खत्म हो गई। कब खत्म हुई वो देखते हैं। दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिका को नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष की विजय 20वीं शताब्दी में आकर ही मिली। तभी स्कूलों, ट्रेनों, बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हुई। आपको मैं बता दूं, उस समय बहुत हालत बेकार, एक जैसे ब्रिटिशर हमारे साथ करते थे ना, उससे ज़्यादा गंदा व्यवहार जो होता था ब्लैक लोगों के साथ। आज भी आप सुनते हो न्यूज़ में अमेरिका क्या करता है अपने लोगों के साथ, है ना, ब्लैक लोगों के साथ। तो डिस्क्रिमिनेशन तो था ही था, और आज भी उनको इक्वल राइट्स नहीं है ना। कुछ लोगों को इक्वल राइट्स नहीं है। अब वो उनकी देश की प्रॉब्लम है, क्या बोले हम। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सन 1970, मैंने आप सन पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं। सन 1970 के दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों पर क्या असर पड़ा। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि 1970 से पहले ना ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के बारे में ऑस्ट्रेलिया में लिखा ही नहीं जाता था। कोई भी यूरोपियन ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के बारे में, मूल निवासियों के बारे में लिखता ही नहीं था। बट 1970 के बाद लिखना शुरू किया, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या फ़ायदा हुआ, एक एक पढ़ते हैं। पहला तो आदर। आदर, मूल निवासियों की संस्कृति का आदर, को आदर दिया गया कि जी हाँ, मूल निवासी है, हम मानते हैं अच्छे लोग हैं, उनको उनकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया बहुत बहुत बुरा व्यवहार होता था, है ना। जब वो कैप्टन कुक की मृत्यु हुई थी ना, उसके बाद तो बहुत ही गलत करने लग गए थे। इतिहास, मूल निवासियों के अपने इतिहास लिखना शुरू किया। फिर मूल निवासियों को बोला कि आप अपना इतिहास लिखो, हम उसको छापेंगे। ठीक है। उनकी संस्कृति का अध्ययन किया गया, है ना। विश्वविद्यालय में उनकी संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाने लगा। उनके संग्रहालय वगैरह बनाए गए, कलाकृतियाँ को उनकी जगह वगैरह दी गई। यहाँ आप अपनी जो भी अपनी आपके पास आर्टिफैक्ट है या जो भी चीज़ें हैं वो आप लगा सकते हो म्यूजियम वगैरह में। मूल निवासियों की धरोहर, मूल निवासियों की धरोहर जैसे कथाएं हो गई, कपड़ा साजी हो गई, चित्रकारी हो गई, जो हस्तशिल्प हो गया, उनको भी सहारा दिया गया। विशिष्ट पद्धतियों की पहचान। ठीक है। प्रकृति और जलवायु को समझने के लिए उनकी विशिष्ट पद्धतियों को पहचाना गया। इसका मतलब वो क्या सोचते हैं जंगलों के बारे में, पेड़ों के बारे में, उनके हिसाब से ही पॉलिसी बनाई जाने लगी। नेक्स्ट है विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय। मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में देखा गया कि हाँ, इनकी संस्कृति अलग है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि नए रूप में समझना। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए रूप में समझने की चाहत जगी। ठीक है। मतलब कि उनको नए तरीके से, पहले क्या होता था, वही देखते थे कि जी गलत लोग हैं, इन्होंने तो कैप्टन कुक को मारा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इनको हम नॉर्मल तरीके से देखा। 1970 के बाद उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह देखा जाने लगा। ये वाला पॉइंट है कि ज़मीन से संबंध। मूल निवासी का अपनी ज़मीन के साथ संबंध आदर्श देखा जाने लगा। ठीक है। मतलब देखा जाने लगा कि हाँ, ये इनकी ज़मीन है, हम बाहर से आए हैं, बट हमें इनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बाशिंदे उनकी ज़मीन से बेदखल क्यों कर दिया गया। अमेरिका है, जैसे मैंने बताया, यूरोप के लोग अमेरिका आए थे, तो उन्होंने, यूरोप के लोगों ने अमेरिका के लोगों को बिल्कुल उनकी ज़मीन से क्यों हटाना शुरू कर दिया। तो ये रहा जी, एक सेकंड में, इसका लिखा नहीं क्या आंसर। कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐड कर दूंगा, ये इसी में ही होगा। हम जस्ट अ सेकेंड, मेरे को 2 सेकंड दो। उन ज़मीन से क्यों हाँ, ये रहा ना, बेदखल क्यों कर दिया, कारण बताइए। ये रहा जी, बेदखल करने के पीछे क्या क्या कारण थे, ये सारे के सारे कारण लिखे हुए हैं। ठीक है। चलो, कौन कौन से कारण थे। सबसे पहले तो है मूल बाशिंदे ज़मीन से बेदखल करने के कारण। पहला, ज़मीन का मालिक। ब्रिटेन और फ्रांस से आए जो कुछ प्रवासी लोग थे, वह छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के अधिकारी नहीं बन सकते थे, वह अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। बात ये थी, आपको शायद ना पता हो, यूरोप में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, यूरोप में एक रूल था कि है ना, सारी संपत्ति बड़े बेटे को दी जाएगी। तो छोटे बेटे सारे अमेरिका आ गए। अमेरिका आ गए तो वो ज़मीन के मालिक बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको उनकी ज़मीन से हटाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंट का अमेरिका में आपगन। जो कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट एवं प्रोटेस्टेंट समर्थक देशों को कैथोलिक अनुयायी ने यूरोप, अब बात ये थी कि जो दो तरह के धर्म थे, है ना, एक तो क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक थे और एक प्रोटेस्टेंट थे, है ना। तो हुआ क्या कि जो कैथोलिक थे ना, उनकी पॉपुलेशन कम थी, तो वो अमेरिका आ गए और अमेरिका में बसना शुरू कर दिया और वहाँ के मूल निवासियों को हटाना शुरू कर दिया। ठीक है।
नेक्स्ट है कि मुनाफे की चाहत, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, अपनी ज़मीन पे ज़्यादा खेती करने के लिए, ज़्यादा उगाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, मूल निवासियों को उनके क्षेत्र से हटा दिया। ये तीसरा है। लास्ट है कि यूरोपीय लोग मूल बाशिंदों को बेदखल करना गलत नहीं मानते, तो उनको लगता था यार उनको क्या हटाने में क्या दिक्कत है, हटा दो, है ना। ये मानते थे, ये वही है, गलत नहीं मानते थे उनको हटाना, क्योंकि उनके अनुसार मूल बाशिंदे ज़मीन का उपयोग कलंदर मतलब ज़मीन का उपयोग अच्छे से करना नहीं जानते थे। इसको ये कर लेना, ठीक है। या इसमें कद्र होना चाहिए था, कद्र नहीं जानते थे, ठीक है। चलो, अब कैसे कैसे हटाया गया, धोखाधड़ी करी गई, मतलब उनको ज़मीन छीन ली गई, पैसे नहीं दिए गए उनसे, वादा कर दिया गया, वादा खिलाफी करी गई उनके साथ, वादा कर दिया गया कि जी पैसे दे देंगे, दिए नहीं, जबरन भूमि छीन ली उनकी, और स्थायी ज़मीन से भी उनको बेदखल कर दिया जहाँ पर वो बहुत टाइम से रह रहे थे, ठीक है। चलो, आई होप ये क्लियर हो गया हो। बाकी है ना यार, इसमें ना कुछ एक एक दो दो मार्क्स से क्वेश्चन है, ठीक है। दो दो मार्क्स से क्वेश्चन है बेसिकली। एक ये वाला क्वेश्चन देख लो कि किन किन को क्या, ये क्या लिखा हुआ है, नए देशों के जो नाम बता रखे हैं कि यूरोपीय लोग हैं ना, नई दुनिया के देशों को दिए गए नाम का उल्लेख, तो अमेरिका वर्ड जो है वो पहली बार अमेरिको वेस्पिको का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद प्रयुक्त किया गया, ठीक है। किसका? अमेरिगो वेस्पिको, वेस्पुकी। ये एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ अलग से क्वेश्चन। कनाडा, ये 1535 में जब जो खोजी थे जॉक कार्टियर, उनके उससे मिला था, ठीक है। और वहीं पर एक एक भाषा थी जिसका नाम था हयूरो हयूरो इरोकाइट्स, ठीक है। इरोक्यूट्स भाषा में कनाडा का मतलब, कनाडा का मतलब होता है गांव, तो कनाडा मतलब गांव, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता ही है, महान दक्षिणी जो महासागर में स्थित जो बड़ा सा भूभाग है, वहाँ पर जो थे आस्ट्रल शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका मतलब था दक्षिण, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रल शब्द का प्रयोग किया गया था जो मतलब जो दक्षिण, क्योंकि दक्षिण में था। और न्यूजीलैंड में आपको बता दूं मैं कि डच में ना समुद्र को जी बोला जाता है, तो न्यू जी, नया, जी यानी आइलैंड समुद्री, और लैंड यानी ज़मीन, यानी नई ज़मीन जो समुद्र पे है, तो न्यूजीलैंड ऐसे नाम रखा गया इसका, कब? 1642 में, ठीक है। और एक एक दो दो मार्क्स के हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन है फ्रंटियर नाम का, ठीक है। फ्रंटियर क्या था? फ्रंटियर आपको मैं बता दूं, फ्रंटियर का मतलब होता है सरहद। आपको पता है, जैसे मैंने बताया, यूरोपीय लोग सरहद मतलब जब गए थे अमेरिका के अंदर, तो वहाँ के लोगों को उनकी जो जगह है उनसे छीन रहे थे, उनकी ज़मीनें छीन रहे थे, तो सरहद जो है छोटी होती जा रही थी अमेरिका के लोगों के लिए। और एक एक दो दो मार्क्स से क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेना, ठीक है। बस यही है, ओके। चलो, बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है आपको क्या करना है। बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कर सकते हो आप, जैसे कि आपको पता है कि वेबसाइट पे आप जाओगे ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे ना, mainpointstudy.in पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्ट्रीब्यूटर्स का बटन मिलेगा, आप चाहो तो यहाँ से सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड वैसे तो ये ऐड वगैरह है इस पे भी, और ये बात है ना उन बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, जो बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। बच्चा आपको सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, आपके लिए टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ दे दूंगा। बट जो बच्चे सपोर्ट कर सकते हैं वो इस पर सपोर्ट मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अमाउंट कितनी छोटी है बड़ी है वो मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है, ठीक है। बाकी आप अगर नोट्स वगैरह डाउनलोड करने आओ वेबसाइट पे, तो ये जो ऐड दिख रही है इस पर क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा, ठीक है। बाकी हमारा सिर्फ एक चैप्टर रहता है, वो भी मैं आधे घंटे में कर दूंगा। और दूसरी बात यह है कि इसकी मैप देखना मत भूलना। दूसरी बात है, सैम्पल पेपर भी अपलोड करूंगा, वो देखना मत भूलना, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।